समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से की चर्चा। पीएम मोदी ने तनाव कम करने का किया आह्वान। संवाद और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं अब्बास अरागची। परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़के ईरान ने किया पलटवार। इजरायल पर दागी मिसाइलें। वहीं इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई लड़ाकू विमान और लॉन्चरों को नष्ट करने का किया दावा। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। हालात की गंभीरता को देखते हुए IAEA ने कल बुलाई है आपात बैठक। और अमित शाह ने रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर की रखी आधारशिला। कहा, नए आपराधिक कानूनों से मिल रहा है त्वरित न्याय। पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बातचीत। और ईरान और इजरायल संघर्ष, अब अमेरिका की में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। इस संघर्ष में अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। ईरान ने अमेरिका की सेना द्वारा उसके परमाणु स्थलों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। The US act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security interests and people. अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं।
इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बताया कि वे रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे और कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वे क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के हमलों के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा था, ट्रंप जो एक शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया और ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हवाई हमला किया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के F-5 विमानों को मारने का दावा किया है। IDF का कहना है कि आज सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देसफुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला कर मार गिराया। इजराइल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आज सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर को भी निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए और भी खतरा बढ़ाने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर ईरान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मारियानो ने लिखा, ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए मैंने कल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री होने के बाद वैश्विक हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर सकता है। इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चे तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है, यानी कि पूरी दुनिया का 26% कच्चा तेल। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज़ जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। तो क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, हमने आपको जानकारी देने का एक प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर परिसर की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में निफ्ट, नया रायपुर में IT पार्क, भारत की
शिक्षा परंपरा के अनुरूप 20 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी लाइब्रेरी और AI डेटा पार्क नया रायपुर में बन चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेटा सेंटर को समर्पित है और इसके साथ साथ 158 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। IT, AI, फार्मा, स्टील, बिजली उत्पादन, ये सब क्षेत्रों के अंदर छत्तीसगढ़ बहुमुखी विकास के रास्ते पर प्रशस्त है। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वह पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गईं तो उसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को क्रू कार्यसूची में संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनमें चूरहा सिंह डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, पिंकी मित्तल चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल हैं।
डीजीसीए ने कहा कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। साथ ही डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि वह क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर उल्लंघन के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित या वापस ले सकता है। डीजीसीए ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी चूक होने पर एयर इंडिया के परिचालन को रोकने सहित कठोर से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। डीजीसीए की ओर से ये कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना के बाद की गई है, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस हादसे की जांच कर रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है। विमान का मलबा आज एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद मलबा जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली एयर इंडिया की क्रू सदस्य कोंग ब्राई लटपम नांगथोई शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके गृहनगर इम्फाल पहुंच गया। इस दौरान हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अब बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जिसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। इससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मानने लगता था। अब आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था लेकिन मकान के कोई कागज ही नहीं होते थे, जमीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में
65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था और जिस तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का दस्तावेजीकरण तो किया ही जा रहा है, इसके माध्यम से ग्रामीणों के संपत्ति के संबंधित वर्षों पुराने विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक और जहां ग्रामीण अब अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे आर्थिक साधनों के रूप में कर सकते हैं, वहीं अब सामाजिक विवाद जो है वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। सुकन्या समृद्धि योजना भारत भर में लाखों बालिकाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण है। ये योजना बालिकाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को ये दूरदर्शी योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनना है। कन्याओं की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। यह भारत में प्रत्येक बालिका के लिए एक सम्मान और आशाजनक भविष्य के निर्माण की दिशा में एक क्रांति है। अभिभावक किसी नामित वाणिज्यिक बैंक या डाकघर में बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए कुछ दस्तावेजों जैसे सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है। सरकार की तरफ से जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो बहुत अच्छी एक योजना है। इसमें मैंने अपनी बेटी का भी खाता खुलवा रखा है और मैं इसमें भी लगभग कभी 1,500 से 2,000 के आसपास पैसे जमा करती रहती हूँ और इसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जब अपनी लड़की जब बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी करने में टाइम हो जाएगा, तब वो पैसा अपने को खूब ही उपयोगी बनने वाला है। इसके लिए मैं मेरे बचत के अनुसार ही वो पैसा भरता हूँ। हर महीने पोस्ट ऑफिस में 1 से 5 तारीख के बीच में 1,000-1,500 रुपया भर देता हूँ। न्यूनतम 250 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से इसकी शुरुआत हो सकती है। कुल वार्षिक जमा सीमा 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक की अवधि के लिए धनराशि जमा की जा सकती है। अभिभावक बालिका के 18 वर्ष की आयु तक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाता धारक स्वयं आवश्यक दस्तावेज जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण ले सकती हैं। बच्ची हमारी 12वीं कक्षा में आएगी तब सरकार हमको उसका 50% रकम देगी और दूसरी परिपक्वता 21 वर्ष की होगी जब मेरी बच्ची, तब परिपक्व रकम हमको मिलेगी। बेटियों के भविष्य के लिए ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। खाता धारक के खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है। हालांकि
कुछ विशेष परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, माशहद से एक और विशेष विमान 311 भारतीयों को लेकर अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली पहुंचा। तो लगातार ये जो ऑपरेशन सिंधु है वो जारी है। ईरान से लगातार भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने का जो सिलसिला है, स्वदेश लाने का सिलसिला है, वो जारी है। अब तक 1428 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया है। ईरान से 311 और भारतीय स्वदेश लौटे हैं अब से कुछ देर पहले। ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। आइए सीधे रुक करते हैं अखिलेश का। अखिलेश, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लगातार भारतीय नागरिकों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। नम आंखों के साथ ये वापस स्वदेश लौट रहे हैं। कोई वंदे मातरम का नारा लगा रहा है तो कोई भारत की ज़मीन को छूकर शुक्रिया अदा कर रहा है भारत सरकार का। इस वक्त क्या कुछ ताज़ा जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अभी तक की कुल 7th फ्लाइट थी जो अभी आई है, 7वीं फ्लाइट आई थी। और डायरेक्ट फ़्लाइट की अगर बात करें तो तेहरान से 4थी डायरेक्ट फ़्लाइट आई थी। 3 जो फ़्लाइट थी वो दूसरे देश में आर्मेनिया से होकर आई थी, अजरबैजान से भी एक फ़्लाइट आई थी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि हृदय को छू लेने वाली घड़ी थी सबके लिए, जो लोग आ रहे थे उनके लिए, और निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए भी कि जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र में वो फंसे हुए थे, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में फंसे हुए थे हमारे लोग, और उनको किस तरीके से कह सकते हैं कि इवैक्यूएट करके लाया गया। उन्होंने बताई, आप बीती बताई, और लगातार वे इस बात की तारीफ कर रहे थे कि जिस तरह से भारतीय दूतावास जो तेहरान स्थित है उसने किस तरीके से, किस कठिन परिस्थितियों में उनको इवैक्यूएट निकालने का काम किया, और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं ऐसी की ताकि उनको कोई दिक्कत ना पेश आए। लंबा सफ़र था उनका, कई बहुत सारे लोगों को तेहरान से मसाद ले जाया गया। कई लोग 3-4 दिन के बाद वहाँ पहुँचे थे, और ये मसाद, ये जो जहाज़ था वो मसाद से आ रहा था। आज वाला एक और जहाज़ में आएगा, आज रात में 11:30 बजे, वो भी मसाद से आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरी योजना बनाई भारत सरकार ने ईरान से में फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई इस मामले में कि जो देश के विभिन्न प्रदेशों के छात्र इसमें शामिल थे। और मैं बताऊं आपको कि उसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे छात्र थे, और उसमें भी अधिकांश जो है वो छात्राएँ थी, लड़कियां थी जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी। तो यह पूरा जो मंजर था, ये पूरा जो दृश्य था, वो निश्चित तौर पे हृदय को छू लेने वाला था कि ये जो छात्र हैं वो गए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ युद्ध में फंस गए, युद्ध क्षेत्र में फंस गए। कुछ लोगों ने बताया कि कहीं ड्रोन गिर रहे थे तो कहीं बम की आवाज़ आ रही थी। इस तरीके की स्थिति में वो फंसे हुए थे, और ऐसे में भारत सरकार ने जो अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप का नंबर दिया उनको, टेलीग्राम चैनल बनाया, इसके अलावा जो लगातार ट्वीट के माध्यम से जानकारियां मिल रही थी, वो सारी जानकारियां, और चूँकि बहुत पहले से ये सारी चीज़ें कर दी गई थी, इसलिए बाद में जब इंटरनेट ईरान में बंद हो गया उसके बाद भी उन लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ किससे संपर्क करना है, कहाँ जाना है, कहाँ उनका जो पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है भारतीय दूतावास का। तो इस मामले में कहीं काफ़ी स्किलफुल एक तरीके से ये ऑपरेशन निपटाया जा रहा है। और अभी जो वहाँ जो ऑफिशियल मौजूद थे दिल्ली हवाई अड्डे पे, उन ऑफिशियल का कहना था कि यह जारी रहेगा। अभी कम से कम 1,500 लोग और हैं जो तैयार हैं आने के लिए। बिल्कुल। और अखिलेश, यहाँ पे सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं वहाँ से इवैक्यूएट किया है, बल्कि जो भारतीय एजेंसियां हैं, श्रीलंका के भी कुछ लोग वापस आए हैं। आगे बात की जा रही है कि जो कुछ अगर नेपाली नागरिक वहाँ फंसे उनको भी वापस लाया जाएगा।
हाँ, निश्चित तौर पे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से यह बात जाहिर कर दी है कि अगर कोई आना चाहे तो हमसे संपर्क करें, हमको उनको इवैक्यूएट करेंगे। श्रीलंका और नेपाल की तरफ से रिक्वेस्ट आया था उनकी सरकार की तरफ से, और अभी यह कहा गया है विदेश मंत्रालय अधिकारियों द्वारा कि जो भी संपर्क हमसे कर रहा है, जो भी संपर्क करेगा, उन सारे लोगों को हम अगली फ्लाइट में इवैक्यूएट करके लाएंगे। तो इस मामले में पहले भी भारत सरकार ने मदद की है, कई देशों की, नेपाल की मदद की, बांग्लादेश से भी पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध के दौरान या उसके पहले यमन के दौरान लाया गया था कई देशों के लोगों को। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कई देशों के नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो सारे लोगों को लाया जाएगा यहाँ इवैक्यूएट करके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर इजराइल ईरान संघर्ष में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार वहां से जो भारतीय नागरिक हैं, छात्र हैं, उनको इवैक्यूएट करने का, उनको सुरक्षित उनकी स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।